हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी दिसंबर महीने का करंट अफेयर, यानी कि आपका जो दिसंबर मंथ है उसका पूरा जो करंट अफेयर है वो आपका यहाँ पर इस एक वीडियो में कवर हो जाएगा। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने मोर देन 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके लिए रखा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी, इनके आंसर्स भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो अब शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें न्यू चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये अपॉइंट हुए हैं प्रमोद अग्रवाल। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि प्रमोद अग्रवाल को अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के यानी कि BSE के नए अध्यक्ष के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। अब देखिए, अगर हम बात करें BSE की, तो इसके जो अध्यक्ष हैं उनकी जो ये मंजूरी दी है वो दी है सेबी ने, यानी कि जो आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी ने ही BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रमोद अग्रवाल के नाम को मंजूरी दी है। हालांकि जो इनकी ये नियुक्ति है ये 17 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। अगर हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो स्थापना ये हुई थी 1875 में और मुख्यालय तो ये है मुंबई में। आप यहाँ पर बिल्डिंग देख सकते हैं, ये है आपका मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है आपका, वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े, यहाँ पर आपका बड़े आएगा, सबसे बड़े जो मेडिटेशन सेंटर है स्वरवेद मेडिटेशन सेंटर, इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया है। तो देखिए, अगर हम बात करें वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन तो ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। याद रहेगा कि वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर जिसका नाम है स्वरवेद महा मंदिर, इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी के उमराहा में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया। ये जो नवनिर्मित ध्यान केंद्र है ये 7 मंजिलों पर है, मतलब 7 मंजिल ये ऊंचा है और इसमें एक साथ 20,000 से ज़्यादा भक्त जो है वो अपना ध्यान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय ये कहाँ बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए, अगर हम बात करें वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉरपोरेट ऑफिस की, तो ये बनकर तैयार हुआ है सूरत में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय ये है आपका सूरत में। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के सूरत में डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन करेंगे और ये अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार का एक वैश्विक केंद्र होगा, जहाँ एक्सचेंज में आयात निर्यात के लिए अत्याधुनिक सीमा शुल्क निकासी गृह, खुदरा आभूषण व्यवसाय के लिए आभूषण मॉल और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्ट की सुविधा, ये सभी यहाँ पर उपलब्ध होगी। फिर है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। पद्म विभूषण प्राप्त करता है, इनका भी हाल ही में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो आपसे पूछा है कि इनका नाम क्या था। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष है, पद्म भूषण प्राप्त करता है और इनका निधन हो गया और नाम है इनका डॉक्टर V मोहिनी गिरी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि डॉक्टर V मोहिनी गिरी का अभी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और इन्हें 2007 में पद्म भूषण जो है ये प्राप्त हुआ था महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिए। डॉक्टर V मोहिनी गिरी की अगर हम बात करें तो सन 1995 से लेकर 1998 तक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर वो कार्यरत थी। वर्तमान की अगर हम बात करें तो रेखा शर्मा ये वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। फिर श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त
तो ये बने हैं संतोष झा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये यहाँ पर सही हो जाएगा कि संतोष झा को अभी श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त इन्होंने प्रभार संभाला है, नाम है इनका संतोष झा। संतोष झा ने वहाँ के राष्ट्रपति रणल विक्रमसिंघे को अपना परिचय पत्र सौंपा है और वो गोपाल बागले का स्थान लेंगे, जिन्हें अभी ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त ये नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ राजनयिक जो है झा मतलब संतोष झा, ये कोलंबो में प्रभार संभालने से पहले जो यूरोपियन संघ है बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत थे। फिर है कौन सा शहर भारत का पहला एआई शहर बनेगा? तो देखिए भारत का पहला एआई शहर ये बनेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश, वो लखनऊ में देश का पहला एआई शहर स्थापित करेगा। उद्देश्य होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक संपन्न केंद्र बनाना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र और शैक्षणिक संस्थानों को एकीकृत करना ताकि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और भविष्य के कार्यबल का पोषण ये किया जा सके। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा राज्य लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ा राज्य इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन अगर एरिया वाइज की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य ये होगा हमारा राजस्थान। फिर है 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 ये किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो देखिए अगर हम बात करें 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 तो ये जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि मैनचेस्टर सिटी ने साल 2023 का 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप ये अपने नाम किया है। देखिए 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ था? सऊदी अरब में, और ये खिताब पहली बार जो है वो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब की प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत ये हुई थी सन 2000 में। ऑर्गेनाइज़र की बात करें तो ये करवाता है फीफा यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। स्थापना इसकी हुई थी 1909 में। मुख्यालय है इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं फीफा के उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन है अमित शाह जी ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो देखिए देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन अमित शाह जी के द्वारा, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने किया है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें दिसंबर 2023 में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन ये चंडीगढ़ में किया गया और इस केंद्र का उद्घाटन हमारे देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। इस केंद्र को सैनकॉप्स के नाम से भी जाना जाएगा और इस साइबर सुरक्षा केंद्र को देश के सभी राज्यों से जोड़ा जाएगा। फिर है विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम ये किन के नाम पर रखा है? तो देखिए अभी जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है उनके शोधकर्ताओं ने एक बैक्टीरिया की खोज की है और उस बैक्टीरिया का नाम इन्होंने रखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है लिटरेचर में गीतांजलि वर्क के लिए, और ये पहले व्यक्ति थे भारत के जिन्हें जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब आप मुझे बताओगे कि कौन से ईयर में जो है इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, अब अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देखिए विश्व भारती यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक अभूतपूर्व खोज की है जिसमें कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने की क्षमता है। उन्होंने पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने में सक्षम एक नए बैक्टीरिया स्ट्रेन की पहचान की है और नोबेल पुरस्कार विजेता जो कि है रविंद्रनाथ टैगोर, उनके सम्मान में इसका नाम रखा है पेंटोआ टैगोरी। इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में चर्चे में देखा गया पेंटोआ टैगोरी ये क्या है। तो आपको ध्यान रहेगा ये एक बैक्टीरिया का नाम है जिसकी खोज की है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने और इसीलिए इनका नाम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा गया है टैगोरी। फिर है भारत में इजराइल के नए राजदूत कौन बने हैं? तो भारत में इजराइल के नए राजदूत ये बने हैं रुवेन अजार। ऑप्शन नंबर
जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि रुवेन अज़ार को अभी भारत में इज़राइल का नया राजदूत ये नियुक्त किया गया है। तो याद रहेगा, भारत में इज़राइल के नए राजदूत ये हैं रुवेन अज़ार। इज़राइल की बात कर लेते हैं, राजधानी है यरूशलेम, प्रधानमंत्री तो ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति तो ये है इसहाक हर्जोग। फिर 85वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब ये किसने जीता है? तो देखिए 85th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें तो उसमें पुरुष एकल का खिताब ये अपने नाम किया है चिराग सेन ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए 85वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो उसमें चिराग सेन हैं जिन्होंने मेल कैटेगरी यानी कि पुरुष कैटेगरी में ये खिताब अपने नाम किया है। वहीं अगर आपसे कोई पूछे महिला एकल का खिताब किसने जीता तो ये जीता है अनमोल खरब ने। प्रतियोगिता का आयोजन ये गुवाहाटी में किया गया 18 से 24 दिसंबर के बीच में। अगर हम बात करें भारतीय बैडमिंटन संघ की, स्थापना हुई थी 1934 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में और अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है हेमंत बिश्व शर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर ये कौन बनी है? तो ये बनी है प्रेरणा देवस्थली। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली भारतीय अफसर ये बनी है प्रेरणा देवस्थली। देखिए मूल रूप से ये मुंबई की रहने वाली कमांडर प्रेरणा देवस्थली भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े के युद्धपोत का कमान संभालेगी। फिर है आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि कार्यकारी निदेशक ये नियुक्त हुए हैं संदीप बत्रा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए आईसीआईसीआई बैंक को कार्यकारी निदेशक के रूप में मतलब जो है संदीप बत्रा की पुनर्नियुक्ति के लिए आरबीआई की मंजूरी ये मिल गई है और एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से दी गई मंजूरी 23 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो सीईओ ये हैं संदीप बख्शी। स्थापित हुआ था ये 1994 वडोदरा में और वर्तमान में इसका मुख्यालय ये है मुंबई में। फिर गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में हमारे देश में मुख्य अतिथि ये किस देश के राष्ट्रपति होंगे? तो देखिए हमें पता है कि हर साल जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है उसमें किसी ना किसी देश का कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो चीफ गेस्ट के तौर पर हम इनवाइट करते हैं। तो 2024 के लिए पहले जो इनविटेशन दिया गया था वो थे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाएंगे तो अभी वापस से आमंत्रित किया है किसको? फ्रांस के राष्ट्रपति जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए इमैनुअल मैक्रोन को 2024 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले छठे फ्रांसीसी नेता होंगे और मिस्र के राष्ट्रपति जो थे अब्दुल फतेह अल सीसी ये भारत के गणतंत्र दिवस 2023 परेड में शामिल हुए थे, मतलब उसमें मुख्य अतिथि थे, राइट। कोरोना महामारी के कारण सन 2021 और 2022 में किसी भी मुख्य अतिथि को इनवाइट नहीं किया गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 26 जनवरी 1950 को हमारे जो पहले गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था उसमें जो थे उस टाइम के इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे सुकर्णो वो मुख्य अतिथि थे। फिर चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट ये किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है डी गुकेश ने यानी कि डोम्माराजू गुकेश ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट में भारतीय शतरंज खिलाड़ी जो हैं डोम्माराजू गुकेश ने ये खिताब जीत लिया। अर्जुन एरिगेसी दूसरे स्थान पर है और पेंटेला हरिकृष्णा ये तीसरे स्थान पर है। अगर हम बात करें फीडे की यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में और सदस्य देश तो ये 199। फीडे की बात करें तो ये एक गैर सरकारी संगठन है या संस्थान है और फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन ये करवाता है। फिर भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर ये कौन बनी है? तो ये बनी है वैशाली रमेश बाबू। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
तो देखिए वैशाली रमेश बाबू ये ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली तीसरी भारतीय महिला है और कौन से राज्य से है? तमिलनाडु राज्य से। फिर है पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे ने अपनी आत्मकथा का अनावरण ये किया है। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? तो ये है आपकी SGBS उन्नति फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए SGBS उन्नति फाउंडेशन सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई बन गई है और SGBS उन्नति फाउंडेशन का उन्नति कार्यक्रम ये 18 से 25 वर्ष की आयु के वंचित और बेरोजगार युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। SUF की बात करें तो एक गैर लाभकारी संगठन है जिसे वर्ष 2011 में स्थापित किया गया था। फिर है मिस इंडिया USA 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो मिस इंडिया USA 2023 का खिताब ये अपने नाम किया है रिजुल मैनी ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए मिशिगन की मेडिकल छात्रा है रिजुल मैन्यू ने न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब ये अपने नाम किया है। वहीं अगर हम बात करें मैसाचुसेट्स की स्नेहा नाबियार को मिसेज इंडिया USA घोषित किया गया है। फिर पेंसिल्वेनिया के सलोनी राम मोहन को मिस टीन इंडिया USA ये खिताब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो सम्मानित होंगे डैनियल बरेनबोइम और साथ ही में अली अबू अव्वाद, यानी कि ए और बी दोनों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए मशहूर पियानो वादक है डैनियल बरेनबोइम और शांति कार्यकर्ता है अली अबू अव्वाद को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और ये पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की स्मृति में दिया जाता है और इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और उसके साथ साथ 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार भी दिया जाता है। फिर है किसको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम की बात करें तो शामिल हुए हैं विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, यानी कि ऑप्शन जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए भारतीय टेनिस के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में दिग्गज विजय अमृतराज और लिएंडर पेस ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष के रूप में खेल के इतिहास में अपना नाम ये दर्ज कराया है। फिर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये नामित हुई है अंतिम पंघाल। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए 2 बार की अंडर 20 विश्व चैंपियन और सीनियर विश्व कांस्य पदक विजेता अंतिम पंघाल ये 53 किलोग्राम कैटेगरी से खेलती हैं और इन्हें महिला वर्ग में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के लिए जो है वो नामित किया गया है। अंतिम पंघाल ने अपनी सीनियर एशियाई चैंपियनशिप डेब्यू में रजत पदक जीता था। उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए ही यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने उन्हें राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ये घोषित किया है या फिर इससे उन्हें सम्मानित किया गया है। फिर है BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है? तो ये लिया है महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पूर्व कप्तान MS धोनी के द्वारा पहनी जाने वाली एक प्रेस्टिजियस नंबर है जो 7 नंबर की जर्सी, इसको रिटायर करने का फैसला किया है। BCCI ने ये फैसला धोनी की उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए किया गया है। और इसके बाद क्या होता है कि अगर किसी भी जर्सी को आप रिटायर कर देते हो उसके नंबर को, तो उस नंबर का इस्तेमाल फिर कोई और प्लेयर नहीं कर सकता है। इससे पहले BCCI ने महान सचिन तेंदुलकर जी की जर्सी नंबर 10 को रिटायर किया था और अब इस विशेष क्लब में किसका नाम भी जुड़ गया है? धोनी का। फिर ये वीर बाल दिवस ये कब मनाते हैं? तो वीर बाल दिवस ये हर साल हम मनाते हैं 26 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर
जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ध्यान रहेगा, वीर बाल दिवस ये हम मनाते हैं 26 दिसंबर को। देखिए, वीर बाल दिवस ये हर साल 26 दिसंबर को मनाते हैं और ये उत्सव सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत के सम्मान में मनाया जाता है। और इसकी जो घोषणा हुई थी ये 2022 यानी कि पिछले साल ही नरेंद्र मोदी जी ने की थी, गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे, ये घोषणा भी उन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 यानी कि COP29 ये कहाँ पर होगा? तो अगले साल का जो आपका COP29 है ये होगा अजरबैजान के बाकू में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ध्यान रहेगा, COP29 ये होगा आपका अजरबैजान में। अब COP29 के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। COP29 का मतलब है पार्टियों का 29वां सम्मेलन, जो एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम है जहां राष्ट्र जो है वो जलवायु परिवर्तन पर चर्चा और रणनीति बनाने के लिए एकत्रित होते हैं। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट, रियो शिखर सम्मेलन या फिर रियो सम्मेलन के नाम से भी हम जानते हैं। और कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और इसमें वो देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में हुए मूल जलवायु समझौते पर दस्तखत किए थे। फिर 2023 में 33वें व्यास सम्मान से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो देखिए, 2023 में 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है पुष्पा भारती को। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। फिर है विश्व एड्स दिवस, ये हम कब मनाते हैं? तो विश्व एड्स दिवस की बात करें तो ये हम मनाते हैं 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें एड्स की फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। किससे होता है? HIV वायरस से ये होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच इस खतरनाक बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना है ताकि लोग HIV और एड्स जैसी समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। थीम क्या है इसकी? थीम है लेट कम्युनिटीज लीड। फिर प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये जीता है शीतल देवी ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का खिताब ये शीतल देवी ने अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इमेज में आप देख सकते हो यही है शीतल देवी। ठीक है, ये है फीमेल कैटेगरी से। वहीं अगर हम बात करें मेल कैटेगरी से यानी कि पुरुष में, तो ये जीता है सुमित अंतल ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन से खिलाड़ी है ये? तो भाला फेंक के खिलाड़ी है सुमित अंतल। इन्हें मिला है सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब दिव्यांग खेल पुरस्कार में। ठीक है, तो भाला फेंक खिलाड़ी है सुमित अंतल और तीरंदाज हैं शीतल देवी ने प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में प्रेस्टिजियस सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार ये जीत लिया। प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार देश में पहली बार विशेष रूप से दिव्यांग एथलीटों के लिए स्थापित किए गए, जिनका उद्देश्य है दिव्यांग खेल समुदाय की उत्कृष्ट उपलब्धियों को वार्षिक रूप से रेखांकित करना। फिर भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फाइटर पायलट ये कौन बनी है? तो ये बनी है दिशा नायक। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि दिशा नायक को भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर ये बनाया गया है। तो ध्यान रहेगा, दिशा नायक जो है वो क्रैश फायर टेंडर संचालित करने वाली भारत की पहली प्रमाणित महिला फाइटर ये बन गई हैं। और दिशा नायक गोवा की रहने वाली है जो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की एरोड्रम रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग इकाई में फाइटर ये बनी है। फिर है राष्ट्रीय गणित दिवस ये कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करें तो ये मनाते हैं 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो भारत में हर साल 22 दिसंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस। किसके जन्म दिवस पर? तो ये है महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर। उद्देश्य है लोगों में गणित के विकास से होने वाले फायदों के बारे में लोगों को बताना।
और इसकी घोषणा की थी भारत सरकार ने सन 2012 में। थीम क्या है 2023 की गणित दिवस की? तो ये है परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। अब देखिए 2 हमारी पीडीएफ है, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, इनको आप परचेज़ कर सकते हो, लिंक आपको इनके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, यहाँ पर जाकर आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। एक है आपकी करंट अफेयर की पीडीएफ जिसमें आपको लास्ट 11 मंथ का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर मिलेगा, और एक है आपका पॉलिटी जिसमें आपको मोर देन 5000 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इन दोनों को ही आप परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको ईजिली इसकी जो है वो मिल जाएगी, कहाँ पर? आपको डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज़ आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए जो कि है www.ravibooks.pdf.com। आते हैं वापस से अपने टॉपिक पर, और टॉपिक में फिर क्वेश्चन आएगा कि WHO ने कोरोना के नए स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ये घोषित किया है। आपको इस वेरिएंट का नाम बताना है। तो ये है JN.1। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप जो कि है JN.1 के तेज़ी से फैलने के कारण इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का नाम दिया है। JN.1 का अगर हम बात करें तो पहला केस सितंबर 2023 में अमेरिका में सामने गया था, मतलब उन्हीं के सामने पहली बार आया था, और भारत में सबसे पहले केरल में कोरोना JN.1 का पहला मामला ये सामने देखने के लिए मिला था। WHO की बात करें तो मुख्यालय इसका जेनेवा में, स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, और महानिदेशक तो ये डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम घेब्रेयेसस। और वहीं बात करें भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यालय का मुख्यालय तो ये है आपका नई दिल्ली में। फिर है बोध गया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन ये किसने किया है? तो ये किया है दलाई लामा ने। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए बिहार के बोध गया में 20 से 23 दिसंबर 2023 के बीच आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन ये बौद्ध धर्म गुरु और तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने किया, और इस कार्यक्रम में 33 देशों के 2000 बौद्ध धर्म के विद्वानों ने हिस्सा लिया है। फिर पुस्तक साल्ट एंड पेपर के लिए 6वां रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार ये किस लेखिका ने जीता है? तो इनका नाम है सुकृता पोल कुमार। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार ने कवि आलोचक सुकृता पोल कुमार को उनकी पुस्तक साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए 6वां पुरस्कार ये दिया है। ठीक है, नोट करने वाली बात यह है कि लास्ट ईयर ये जो पुरस्कार है वो पत्रकार लेखक राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी इसके लिए प्रदान किया गया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को उसके किस अभूतपूर्व मिशन के लिए प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है आपका चंद्रयान 3 मिशन। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को उसके अभूतपूर्व चंद्रयान 3 मिशन के लिए लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय राजदूत की अगर हम बात करें बाल सुब्रमण्यम श्याम ने इसरो की तरफ से इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त किया है। इसरो की बात कर लेते हैं तो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण इसने जो है 14 जुलाई को किया था। LVM-3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया गया। इसमें जो लैंडर है उसका नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग ये की थी 2023 में 23 अगस्त को, और उसको हम किस नाम से जानते हैं ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। और इसी के साथ भारत जो है वो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला 4था देश बना है। लेकिन वही बात करें दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक आने वाला तो ये बन गया है पहला देश, और 4था देश बना है। तो इससे पहले जो 3 देश थे वो थे चाइना, अमेरिका और रशिया। फिर एक कुनु वन महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया? तो कुनु वन महोत्सव की बात करें तो ये मना है आपका कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के बाहरी इलाके रानीपुरा गांव में 5 दिवसीय कुनु वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। कुनु वन महोत्सव का पहला संस्करण ये मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य है विविध वनस्पतियों, जीवों और कुनु वन के महत्व को उजागर करते हुए चीता संरक्षण को बढ़ावा देना। फिर किस व्यक्ति को हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये दिया गया? तो ये दिया है संजीव को। उनके उपन्यास किसके लिए? मुझे पहचानों के लिए।
तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ध्यान रहेगा, साहित्य अकादमी ये 20 दिसंबर 2023 को 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। और हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। और इस बार पुरस्कार के लिए चुने गए साहित्य में 9 कविता संग्रह है, 6 उपन्यास है, 5 कहानी संग्रह है, 3 निबंध है और 1 आलोचना, ये सभी शामिल हैं। फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित हुए हैं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, खेल रत्न पुरस्कार जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी हम जानते हैं, और पहले हम इसको जानते थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से, ठीक है। वह भारत की प्रेस्टिजियस खेल मान्यता है जो उन एथलीटों को सम्मानित करता है जिन्होंने विभिन्न खेल विषयों में अपने असाधारण प्रदर्शन के माध्यम से देश को बहुत गौरव दिलाया हो। लास्ट ईयर जो ये अवार्ड था ये मिला था टेबल टेनिस के दिग्गज जिनका नाम था अंचिता शरद कमल। फिर 1 जनवरी 2024 से किस राज्य में मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज ये लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए, अगर हम बात करें मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डेज ये लॉन्च की है बिहार पुलिस ने। ऑप्शन नंबर सी ये आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए, बिहार पुलिस ने जांचकर्ताओं के लिए अगले साल 1 जनवरी से यानी कि एफआईआर दर्ज करने के लिए 75 दिनों के भीतर मामलों की जांच पूरी करने बाध्यकारी बनाने का फैसला ये लिया है। वह जनवरी 2024 में प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया। ये सम्मेलन किस शहर में प्रस्तावित था? तो ये प्रस्तावित था आपका हमारे देश की राजधानी जो कि है दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वाड की तो उसमें मेंबर है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, और ये सम्मेलन होना था जनवरी में 2024 में, लेकिन इसकी जो डेट्स थी वो फिक्स नहीं की गई थी। लेकिन अभी जो ये समिट है ये कुछ दिनों के लिए टल चुका है, मतलब अभी जो संभावित डेट थी वो 27 को बोला जा रहा था, लेकिन कुछ अभी उम्मीद है कि 27 जनवरी को ना हो कि इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया। अभी कुछ महीनों के बाद जो है उसको वापस से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तब मैं आपको इसकी अपडेट करा दूंगी, राइट। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि जो ये मीटिंग थी क्वाड की ये होनी थी आपकी नई दिल्ली में। फिर दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश ये कौन सा बना है? तो सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश ये बना है म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी। तो दिसंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार अफीम बनाने में तालिबान शासित अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार ये दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार ने इस साल 1080 मीट्रिक टन अफीम का उत्पादन ये किया है। फिर मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री इनका नाम क्या है? तो इनका नाम ये है डॉक्टर मोहन यादव। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्यान रहेगा, मोहन यादव ये बने हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। कौन से क्रम के 19वें नंबर के ये मुख्यमंत्री हैं और कौन सी पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, स्थापना हुई थी 1956 में, राजधानी है भोपाल और गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। फिर एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले ये किस शहर में दर्ज हुए हैं? तो ये हुए हैं देश की राजधानी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी। तो भारत के 19 महानगरीय शहरों में से दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है वो सबसे अधिक दर्ज किए गए। दिल्ली के बाद मुंबई में, फिर है बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा मामले ये दर्ज किए गए हैं। हत्या के सबसे ज़्यादा मामले ये उत्तर प्रदेश में है, वहीं अपहरण के सबसे ज़्यादा मामले ये भी आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने के लिए मिलेंगे। फिर है विश्व मानवाधिकार दिवस ये कब मनाते हैं? तो विश्व मानवाधिकार दिवस ये हम मनाते हैं 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस ये घोषित किया है, जिसका उद्देश्य है विश्व भर के लोगों को मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना, और थीम है इसकी फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है FIH ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 ये किसे घोषित किया है? तो देखिए FIH ने प्लेयर ऑफ द ईयर ये घोषित किया है
हार्दिक सिंह जो कि पुरुष कैटेगरी में है और जेएनडी वॉल्ट जो कि महिला कैटेगरी में है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए भारतीय खिलाड़ी हैं हार्दिक सिंह और नीदरलैंड की प्लेयर है जेएनडी वॉर्ड। इन्हें 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर ये जो है चुना गया है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी 1924 में और मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में। एफआईएच को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा विश्व भर में हॉकी के लिए एकमात्र शासी इकाई के रूप में मान्यता ये प्राप्त हुई है। देखिए 2023 के लिए कुछ एफआईएच पुरस्कार को हम जान लेते हैं, जैसे कि प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये हार्दिक सिंह जो कि भारत से हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला कैटेगरी में नीदरलैंड की जेएनडी वॉल्ट। राइजिंग स्टार्स पुरुष में है गैस्पर जेवियर और राइजिंग स्टार महिला में ये है टेरेसा लीमा। गोलकीपर ऑफ द ईयर ये है पिरमिन ब्लैक डच से और गोलकीपर ऑफ द ईयर महिला तो ये है सविता भारत से। फिर सुशासन सप्ताह समारोह 2023 का उद्घाटन ये कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन हुआ है आपका कहाँ पर? इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने सुशासन सप्ताह समारोह 2023 का उद्घाटन ये 19 दिसंबर को नई दिल्ली में किया है और इस वर्ष सुशासन सप्ताह 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जा रहा है और 2023 में सुशासन सप्ताह का ये तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखोगे। फिर आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हर्षल पटेल। ऑप्शन नंबर बी ये आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए दिसंबर 2023 में आयोजित आईपीएल ऑक्शन में हर्षल पटेल सबसे महंगे भारतीय बने हैं। उन्हें 11.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा है। इससे पहले हर्षल जो है वो आरसीबी का हिस्सा हुआ करते थे। फिर प्रत्येक वर्ष किस तारीख को हम अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस ये मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस ये हर साल हम मनाते हैं 20 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस ये हर साल 20 दिसंबर को मनाते हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मान्यता प्राप्त यह दिन वैश्विक एकता और विविधता को बढ़ावा देने में एकजुटता के महत्व पर जोर देता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस की थीम क्या है? विशेष रूप से विकासशील देशों में मानव और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक समानता को बढ़ावा देना। फिर बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये किसे मिला है? तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये बनी है मैरी ईयरपस। ऑप्शन नंबर डी। तो इंग्लैंड की गोलकीपर है मैरी ईयरपस को वर्ष 2023 के लिए बीबीसी के स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये घोषित किया गया और उप विजेता है क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड। 2023 में ये जो पुरस्कार है टेनिस खिलाड़ी थी अम्मा रादुकानु उन्होंने प्राप्त किया था और 2022 में ये अवार्ड मिला था अंग्रेजी फुटबॉलर बेथ मीड को। फिर प्रथम विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका कहाँ पर? भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए प्रथम विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन इसका आयोजन ये होगा कहाँ पर? भुवनेश्वर में। कब? फरवरी 2024 में। और फरवरी 2024 में उड़ीसा में 3 दिवसीय सम्मेलन का ये आयोजन किया जाएगा जिसका उद्देश्य है युवाओं के बीच में उड़िया भाषा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देना। और इस सम्मेलन के दौरान शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन ये करेंगे। फिर जेल महानिदेशक का पदभार ये किसने संभाला है? तो जेल महानिदेशक का पदभार ये संभाला है महेश्वर दयाल ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये है आपका सूरत हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और यह रणनीतिक कदम अभूतपूर्व आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने का वादा करता है। और सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि सूरत हवाई अड्डा न केवल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार बनेगा बल्कि संपन्न हीरा और कपड़ा उद्योगों के लिए निर्यात आयात संचालन की सुविधा भी प्रदान करेगा। फिर भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक
डी कैप यानी कि एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुई है मनीषा पांडे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो वायुसेना की महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैम्प यानी कि एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया। और ये मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कंबमपति ने एडीसी ये इन्हें नियुक्त किया है। फिर एक किस देश की टीम ने पहली बार अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो देखिए, अगर हम बात करें पहली बार अंडर 19 एशिया कप, तो ये जीता है बांग्लादेश की टीम ने। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखोगे। तो बांग्लादेश की टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब ये अपने नाम किया है पहली बार। और अगर हम बात करें अंडर 19 एशिया कप की, तो ये हुआ है 8 से 17 दिसंबर 2023 के बीच में। आयोजन हुआ है यूएई में। चैंपियंस रही है बांग्लादेश पहली बार और उप विजेता तो ये यूएई। फिर आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी, तो आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी ये बने हैं कौन? ये है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, नाम है इनका मिशेल स्टार्क। ऑप्शन नंबर बी। तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज गेंदबाज हैं मिशेल स्टार्क। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं। उन्हें केकेआर ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये हम कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये हम मनाते हैं 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये हर साल 24 दिसंबर को हम मनाते हैं। और ये क्या है उपभोक्ता अधिकार? तो उपभोक्ता अधिकार का अर्थ है कि दुनिया भर में प्रत्येक उपभोक्ता को या खरीदार को खरीदी गई या उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को और सेवाओं की गुणवत्ता, शुद्धता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करना। यानी कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें पूरा का पूरा राइट होता है कि हम उसके बारे में, उसकी शुद्धता, उसकी कीमत, उसकी क्वालिटी और उसके स्टैंडर्ड्स के बारे में पता कर सकें। ठीक है, ध्यान करने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये हम मनाते हैं 24 दिसंबर को। वहीं अगर हम बात करें विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की, तो ये हम मनाते हैं 15 मार्च को। फिर देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस ये कब मनाते हैं? तो देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस ये हम मनाते हैं 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस ये हम मनाते हैं। और किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती की याद में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और थीम है इसकी इस बार की सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना। फिर मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए किस अभियान को शुरू किया? तो मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए जिस अभियान की शुरुआत की है उसका नाम है सांस अभियान। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, मणिपुर में राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सपम रंजन सिंह ने इम्फाल में सांस अभियान 2023-24 का उद्घाटन किया है। सांस की बात करें तो फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन ड्यू न्यूट्रलाइज आपका निमोनिया। हर साल निमोनिया के खिलाफ त्वरित कार्यवाही के लक्ष्य के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया जाता है। और अभी ये लागू हुआ है कहाँ पर? मणिपुर में। न्यूज़ में था तो इसलिए आपको याद होना चाहिए और सांस की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। लक्ष्य क्या है? निमोनिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करना, जो हर साल 5 साल से कम उम्र के बच्चों की होने वाली कुल मृत्यु का लगभग 15% होता है। फिर किस व्यक्ति को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया किसको? इनका नाम है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें भूटान में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में उनके उत्कृष्ट योगदान की उल्लेखनीय मान्यता में विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्यालय है जेनेवा में। मूल संगठन इसका UN और महानिदेशक तो ये डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयस। फिर पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस ये हम मनाते हैं हर साल 21 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी। तो 21 दिसंबर 2023 को प्रथम विश्व बास्केटबॉल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और विश्व बास्केटबॉल दिवस की घोषणा ये 25 अगस्त को की गई थी 2023 में। और इस बार की थीम है बास्केटबॉल बेहतर भविष्य के लिए एक स्थायी विरासत तैयार करना। फिर खेलो इंडिया गेम्स 19 से 31 जनवरी 2024 तक किस राज्य में
ये होंगे, तो ये होंगे आपके तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए खेलो इंडिया गेम्स अगले महीने तमिलनाडु में 19 से 31 जनवरी तक होंगे और राज्य सरकार के अनुसार इन खेलों का आयोजन ये राजधानी चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै और चित्री में किया जाएगा। पहली बार खेलो इंडिया गेम्स में स्क्वैश को शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक किस केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया? तो ये है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी। तो आनंद विवाह अधिनियम का संबंध ये सिख समुदाय में होने वाली शादी से है और संसद द्वारा ये अधिनियम 2012 में पारित किया गया था और उस समय यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू था। दिसंबर 2023 में यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है और सिख समुदाय में इसे आनंद कारज के नाम से भी जानते हैं और इसका अर्थ है खुशी की ओर कार्य करना या खुशहाल जीवन की ओर कार्य करना। फिर संसद ने 125 साल पुराने किस अधिनियम को बदलने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये है आपका भारतीय डाकघर अधिनियम। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए लोकसभा ने 18 दिसंबर को डाकघर विधेयक 2023 यानी कि पोस्ट ऑफिस बिल ये पारित कर दिया, जिसने 1998 के पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल इसकी जगह लेते हुए नए युग की शुरुआत की है। फिर एक किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इसका आयोजन किया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात करें, इसका आयोजन ये हो रहा है हरियाणा में और हरियाणा में कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 24 दिसंबर तक किया गया और इस महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और थीम है इसकी वसुधैव कुटुंबकम, श्री भगवत गीता और वैश्विक एकता। और इसमें मुख्य भागीदार जो राज्य है वो है असम और इसकी शुरुआत हुई थी सन 1989 में। फिर G20 इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर श्रीनिवास नायक धारावत को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर श्रीनिवास नायक धारावत। इन्हें श्रीलंका के कोलंबो में G20 इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और शिखर सम्मेलन की थीम के अनुरूप हैशटैग नाम 200 श्रीलंका में भारतीयों की 200वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव का प्रतीक है। फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो अटल स्वास्थ्य मेले की बात करें तो इसका उद्घाटन ये उपराष्ट्रपति जी के द्वारा हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया और अटल जी की जयंती पर शहर के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई साल से लखनऊ में बड़े स्तर पर जो है इस मेले का आयोजन ये किया जाता है। फिर तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने अब्दुल फतेह अल सीसी। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखोगे। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी लगातार तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं और इनका जो कार्यकाल है वो अब अगले 6 वर्षों तक और ये सत्ता में रहने वाले हैं। मिस्र की बात करें तो राजधानी है काहिरा, मुद्रा है मिस्री पाउंड और राष्ट्रपति तो ये तीसरी बार फिर से बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। फिर किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसफ पर चढ़ाई की है? तो इनका नाम है शेख हसन खान। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए केरल सरकार के 36 वर्षीय कर्मचारी हैं, इन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर चढ़ाई की है और ये इनकी 5वीं चोटी है। इससे पहले वो ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट जो कि एशिया में है, माउंट डेनाली जो कि उत्तरी अमेरिका में है और माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है और माउंट एल्बरस जो कि यूरोप में है, वहाँ पर चढ़ाई कर चुके हैं। और अभियान का उद्देश्य है अंटार्कटिका में हो रहे जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाना। फिर प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक ये जीते हैं? तो ये है आपका हरियाणा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए पहली बार आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा ये राज्य पहले नंबर पर है, सबसे ज़्यादा पदक इसने हासिल किए हैं और इसकी शुरुआती 10 दिसंबर को नई दिल्ली में की गई थी। पहले स्थान पर रहा है हरियाणा, दूसरे पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे पर है आपका तमिलनाडु। फिर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष ये घोषित किया गया? तो ये घोषित किया है साल 2024 को। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
तो यूएन ने दुनिया भर के लोगों के जीवन में कैमलिड्स के महत्व को उजागर करने के लिए वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है। और इसका उद्देश्य है क्या कि जो है जागरूकता बढ़ाना, अनुसंधान क्षमता विकास और नवीन प्रथाओं और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से कैमलिड क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का प्रयास करना। कैमलिड्स की बात करें तो बेसिकली ये ऊँट जो है वो विश्व के 90 से अधिक देशों में पाए जाते हैं, मतलब एक प्रकार के ये ऊँट ही है। फिर है भारत का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान किस शहर से शुरू किया गया? तो ये हुआ है नई दिल्ली से। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू, इन्होंने 18 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मुख्यालय से अंटार्कटिक के लिए भारत का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान ये शुरू किया है। और इसका उद्देश्य है नॉर्वे के स्वालबार्ड में स्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हिमाद्री को पूरे साल संचालित करना। फिर दिवंगत वाइस एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी की ओर से किस नौसेना प्रतिष्ठान को वीर चक्र प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है INS शिवाजी को। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो INS शिवाजी ने 1971 युद्ध के नायक रहे दिवंगत वाइस एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी को दिया गया मूल वीर चक्र ये प्राप्त किया है। वीर चक्र के बारे में अगर हम बात करें तो ये युद्ध काल में सैन्य वीरता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। और ये पुरस्कार युद्ध के दौरान ज़मीन, हवा या समुद्र में किसी सैन्यकर्मी के द्वारा किए गए वीरता के कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। फिर एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? तो ये बनी है इंडिगो। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। तो भारत की पसंदीदा वाहक इंडिगो ने एक कैलेंडर में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनकर इतिहास रच दिया है। और इसी के साथ में ये दुनिया की दिग्गज एयरलाइंस में शामिल हो गई है। इंडिगो की बात करें, स्थापना हुई थी 2006 में, मुख्यालय इसका गुड़गांव में। फिर अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की अध्यक्ष या सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये है वीटा डानी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो खेल परोपकारी और उद्यमी वीटा डानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन में गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय बन गई है। ITTF की बात करें, स्थापना हुई थी 1924 में, मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष है इसके पेट्रा सोर्लिंग। फिर WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना ये कर रहे हैं? तो ये है अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें, WHO ने चेतावनी दी है और ये बोला है कि अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक बच्चे वर्तमान में गंभीर जो है वो कुपोषण से जूझ रहे हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल जो कि आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण ये कहाँ किया गया? तो दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण ये किया गया हरियाणा के गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रोजेक्ट भीष्म यानी कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोगिता एंड मैत्री के तहत स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया। और यह एक ऐसा आपदा अस्पताल है जिसमें ऑपरेशन थिएटर से लेकर एक्सरे, रक्त नमूनों की जांच, इसके लिए प्रयोगशाला और वेंटिलेटर तक शामिल है। और इसे आरोग्य मैत्री का नाम दिया गया और बॉक्स को आरोग्य मैत्री क्यूब में ये नाम दिया गया है। फिर किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब ये जीता है? तो ये जीता है सौरभ कोठारी ने। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर हुए हैं अभी किसके साथ में? ये हुए हैं एशियाई विकास बैंक। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो भारतीय सरकार और एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए 37 बिलियन जापानी येन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ये कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। फिर इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान ये चलाया है? तो ये आपका ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर 2। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर 2 ये चलाया गया। और इंटरपोल की बात करें, स्थापना हुई थी 1923 में, मुख्यालय इसका लियोन फ्रांस में। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन सा ऐसा अधिनियम नहीं आप कहोगे, ये है आपका आर्टिकल, कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि मानव तस्करी को रोकता है। तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 23। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है? तो ये है आपका पंजाब सरकार।
ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लुधियाना से मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना इसकी शुरुआत की है और इसमें दोनों नेताओं ने डोर स्टेप ऑपरेटर्स को हरी झंडी दिखाई है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2024 में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक समूह को छोड़ देगा? तो ये है अंगोला, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक अंगोला ने उत्पादन उद्देश्यों पर मतभेदों के कारण ओपेक से हटने की घोषणा की है। ओपेक की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला, ईरान, इराक इन्होंने मिलकर ओपेक को बनाया था और अंगोला 2007 में इसका संगठन का सदस्य बना था। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1960 में बगदाद सम्मेलन में। अस्तित्व में आने के बाद शुरू के 5 वर्ष तक इसका मुख्यालय था स्विट्जरलैंड में और बाद में इसका मुख्यालय 1965 के बाद में ये हुआ है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। फिर किस राज्य में भारत की पहली तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा ये लॉन्च की गई है? तो ये हुई है केरल में, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए, बाराकुडा देश की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है और इस अत्याधुनिक नाव को मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नेवॉल्ट ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह नाव केरल के अलापुझा में नवगाती पनावली यार्ड से लॉन्च की गई है और बाराकुडा का नाम तेज लंबी मछली के नाम पर रखा गया है। फिर गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 19 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। गोवा की बात करें तो राजधानी है पणजी, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री हैं इसकी प्रमोद सावंत। ठीक है, तो ध्यान रहेगा 19 दिसंबर को हम मनाते हैं गोवा मुक्ति दिवस क्योंकि 1961 में पुर्तगाली शासन ने इसको गोवा को मुक्त कर दिया था। फिर किस देश के शासक शेख नवाब अल अहमद अल सबा का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये है कहाँ के? कुवैत के शासक, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कुवैत के शासक 86 वर्ष की 86 वर्ष की आयु है, यहाँ पर याद रखिएगा कि 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ठीक है, और इनका नाम था क्या? शेख नवाफ अल अहमद अल सबा। और अब जो पदभार संभालेंगे ये है अल शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर। कुवैत की बात करें, राजधानी है कुवैती शहर और मुद्रा है कुवैती दिनार। फिर विजय हजारे ट्रॉफी ये किसने जीती है? तो 2023-24 के लिए विजय हजारे ट्रॉफी ये जीती है हरियाणा ने, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, राजकोट गुजरात के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हरियाणा ने राजकोट को 30 रन से राजस्थान को 30 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी ये अपने नाम की है और हरियाणा की टीम पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीतने में सफल रही है। शुरुआत इसकी हुई थी 2002-03 में सीमित ओवरों के टूर्नामेंट के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी और 2007 में इसका नाम चेंज होकर हुआ विजय हजारे ट्रॉफी। इसका आयोजन कराता है BCCI। सबसे सफल टीम है तमिलनाडु 5 बार और 23-24 में है हरियाणा और 22-23 में कौन था? सौराष्ट्र। फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये बनी है कौन? उमा शेखर, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उमा शेखर प्रतिष्ठित रोम स्थित संगठन की गवर्निंग काउंसिल में पद संभालने वाली पहली भारतीय बनी है। UNIDROIT के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल फॉर, ये उनकी भाषा में लिखा हुआ है। तो मुख्यालय है रोम में। सदस्यता 65 राज्यों की गठन हुआ था इसका 1956 में और उद्देश्य क्या है? राज्य और राज्यों के समूह के बीच निजी, विशेष रूप से वाणिज्यिक कानून के आधुनिकीकरण, सामंजस्य और समन्वय के तरीकों का अध्ययन करना, ये इसका उद्देश्य है। फिर भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई वाहन इसका सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका सफल परीक्षण ये अभी किया गया है कहाँ पर? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। तो रक्षा मंत्रालय ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से एक स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई वाहन को सफलतापूर्वक यहाँ पर उड़ान भरी है और इसे DRDO के एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की ओर से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। फिर भारत किस देश के साथ संयुक्त वित्त तंत्र की मदद से 2027 तक अपनी सड़कों पर 50,000 इलेक्ट्रिक बसें लाने का लक्ष्य ये रखा है? तो इसने लक्ष्य रखा है बेसिकली अमेरिका के साथ में, ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, भारत ने अमेरिका के साथ संयुक्त वित्त तंत्र की मदद से 2027 तक 50,000 इलेक्ट्रिक बस लाने का लक्ष्य रखा है।
इलेक्ट्रिक वाहन की अगर हम बात करें यानी कि ईवी की, तो ये ऐसे वाहन होते हैं जो आंतरिक दहन इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक मोटर पर संचालित होते हैं और ईंधन और गैसों के मिश्रण को जलाकर बिजली उत्पन्न करते हैं। फिर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये हम कब मनाते हैं? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की बात करें तो ये हम मनाते हैं 18 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो भारत में हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये हम मनाते हैं और इसका विषय है इस बार का विविधता का जश्न और समावेश। उद्देश्य है भारत के अल्पसंख्यकों की विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देना। फिर शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्योहोम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? इनका नाम है सविता लाडेस। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई का अनावरण किया? तो ये किया है भावेश अग्रवाल ने। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए भावेश अग्रवाल के द्वारा स्थापित नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्यम ओला के सह संस्थापक ने बहुभाषी एआई मॉडल का एक परिवार ये पेश किया है और जो विशेष रूप से भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। कृत्रिम प्रो नाम के मॉडल को 22 भारतीय भाषाओं, भारत प्रथम लागत संरचनाओं में सांस्कृतिक जुड़ाव और पहुंच पर जोर देना है। फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में काशी तमिल संगमम का दूसरा संस्करण ये लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया इन्होंने कहाँ में? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य वाराणसी और तमिलनाडु के बीच में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। पहले तमिल संगमम की बात करें तो ये हुआ था 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक, और अगर हम बात करें दूसरा संस्करण तो ये अब हो रहा है 17 दिसंबर से 30 दिसंबर 2023 तक। किसने आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार जीता है? तो ये है आपका नोवाक जोकोविच और आरियाना सबलेंका। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये है आपके मेल कैटेगरी से और ये है आपकी फीमेल कैटेगरी से। तो देखिए सीजन के सभी 4 ग्रैंड स्लैम्स में कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र खिलाड़ी होने के बाद नोवाक जोकोविच मेल कैटेगरी से और आरिना सबलेंका फीमेल कैटेगरी से इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। नोवाक जोकोविच ये है सर्बिया से और आरियाना ये है आपका बेलारूस से। अगला क्वेश्चन है किसे विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह फेथ किपयेगॉन और नोआ लॉयस। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए अमेरिका के हैं नोह लॉयस, ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष ट्रैक एथलीट है। वहीं केन्या की अगर हम बात करें फेथ किपयेगॉन की, तो सर्वश्रेष्ठ महिला ट्रैक एथलीट घोषित किया गया है। फिर है भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इस मंत्रालय का नाम है पंचायती राज मंत्रालय। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ये एप्लीकेशन ग्राम पंचायतों को भू स्थानिक तकनीक का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने में सुविधा और सहायता ये प्रदान करती है। आज का आपका होमवर्क है, आपको पंचायत राज के बारे में आपको बताना है, पढ़ना है और आपको मुझे बताना है कमेंट में कि कौन सा अमेंडमेंट था, यानी कि कौन सा संविधान संशोधन था, कौन से आर्टिकल में इनकी बात की गई है ये आप मुझे बताओगे, और कौन सा राज्य था जहाँ पे पहली बार इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, कौन कौन सी कमिटीज़ इससे संबंधित थी, ये सभी आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। फिर है डेकाकॉन बनने वाली पहला भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो डेकाकॉन बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड ये है आईपीएल। ऑप्शन नंबर सी। डेकाकॉन कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिनका वैल्यूएशन ये 10 अरब डॉलर पहुंच गया हो उसे कहते हैं डेकाकॉन कंपनी। और अगर हम बात करें साल 2023 में आईपीएल का वैल्यूएशन ये है लगभग 10.7 अरब डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं हर साल। कौन सा डेट को? 18 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इस दिवस को मनाते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1951 में। मुख्यालय इसका जनेवा में और महानिदेशक तो ये एंटोनियो विटोरिनो। फिर संसद की सुरक्षा में चूक मामले में किसके नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई? तो ये थे अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर आसियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन ये कहाँ किया गया? तो आसियान भारत महोत्सव बाजार का उद्घाटन ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखोगे। इसका उद्देश्य है मोटा अनाज और मोटे अनाजों से बने उत्पादों के प्रति
जागरूकता बढ़ाना और इनके लिए एक ऐसा बड़ा बाजार स्थापित करना। फिर है कौन से राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ये स्थापित करेगी? तो ये करेगी मध्य प्रदेश की सरकार। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश की नई सरकार कुल 570 शासकीय महाविद्यालयों में हर जिले में कॉलेज को पीएम एक्सीलेंस के रूप में उन्नत करेगी। फिर एक कौन सा देश वर्ष 2024 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी यानी कि GPAI सम्मेलन का प्रमुख अध्यक्ष है? तो ये कौन है आपका? ये है आपका भारत। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए भारत जो है आपका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन इसका उद्घाटन किया गया और भारतवर्ष 2024 का GPAI सम्मेलन का प्रमुख अध्यक्ष है। GPAI 28 देशों का गठबंधन है और यूरोपीय संघ के द्वारा GPAI की नई घोषणा मतलब जो नई दिल्ली घोषणा ये अपनाया गया है। तो देखिए यूरोपीय संघ के द्वारा GPAI की नई दिल्ली घोषणा को भी अपनाया गया है। ठीक है, अब देखिए हमारी वेबसाइट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप इसको भी जाकर विजिट कीजिए। यहाँ पर आपको पेड PDF मिल जाएगी आसानी से, जहाँ पर आपको पूरा मंथ ईयर का लास्ट 11 मंथ का करंट अफेयर मिल जाएगा और साथ ही में आपको पॉलिटी की बुक भी जो है वो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? तो ये किया है जापान ने। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए इसे यूरोपियन यूनियन और जापान ने मिलकर बनाया है और JT60SA नामक यह विशाल मशीन टोक्यो के उत्तर में नाका में एक हैंगर में स्थापित की गई है। JT60SA 6 मंजिला ऊंचा टोकामेक 200 मिलियन यानी 20 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए गए प्लाज्मा को रखने और नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल समाधान साझा करने के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये हुए हैं भारत और तंजानिया के बीच में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए समझौते ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों की डिजिटल पहल के कार्यान्वयन में सहयोग व अनुभवों के आदान प्रदान तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों को बढ़ावा देना है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्षेत्र में G2G और B2B स्तर पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया ये जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना ये शुरू की है? तो ये शुरुआत की है भारत ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है और इसे स्वैच्छिक राष्ट्रीय प्रमाणन पहल का उद्देश्य भारत में स्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। इस योजना में वन प्रबंधन प्रमाणन के बाहर पेड़ और हिरासत प्रमाणन की श्रृंखला शामिल है। फिर बाको टू द फ्यूचर संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 कहाँ पर आयोजित होने वाली है? तो ये होगी आपकी अजरबैजान में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं राजीव आनंद। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो संस्थापक है अनिलजीत सिंह। स्थापना हुई थी 2000 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। फिर है हम 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में विजय दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं कब? ये मनाते हैं 16 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस के तौर पर हम मनाते हैं। विजय दिवस पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा घुसपैठ करने के विरुद्ध ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की स्मृति में मनाया जाता है। पाकिस्तानी सैनिकों ने 3 दिसंबर 1971 को 11 भारतीय हवाई क्षेत्रों पर हमला किया जिसे युद्ध करार दिया गया और उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। फिर किस अभिनेत्री ने अपना पहला उपन्यास जैबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो ये लॉन्च किया है? तो ये किया है किसने? हुमा कुरैशी ने। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखोगे। तो नासा के संचालन वर्तमान में परसिवरेंस रोवर के माध्यम से मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेत तलाश रहे हैं और चट्टान के नमूने एकत्र कर रहे हैं। उसी टीम के प्रमुख सदस्यों में से एक है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति जो रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक है। फिर मर्सर सर्वे की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स में
कौन सा देश टॉप पर है? तो ये आपका कौन सा देश है? इसमें इस देश का नाम है वियना, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार भारत का जो शहर है हैदराबाद, ये 153वें स्थान पर है, पहले नंबर पर आता है भारत की लिस्ट में। फिर आता है पुणे, और टॉप तीन कंट्रीज में है आपका वियना, ज्यूरिख और वैंकूवर। फिर डेवलप्ड इंडिया एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? देश की राष्ट्रीय योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण में देश के युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना। फिर एक किस देश में थिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये हुआ है आपका फ्रांस में, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए तमिल भाषियों के बीच में प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण ये फ्रांसीसी शहर सेर्गी में किया गया। तिरुवल्लुवर पर एक प्रसिद्ध भारतीय कवि और दार्शनिक थे जो तिरु को सांग के लेखक थे, और उन्हें आमतौर पर वल्लुवर के नाम से भी जाना जाता था। फ्रांस की बात करें, राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। फिर पहले इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बाइनियल 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो ये कहाँ किया गया? तो ये हुआ है आपका दिल्ली में, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले में आयोजित होने वाली भारतीय कला, वास्तुकला और डिज़ाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन किया है, और उद्देश्य है सांस्कृतिक संवाद को मजबूत करने के लिए कलाकारों, वास्तुकारों, डिज़ाइनरों, फोटोग्राफरों, संग्राहकों, कला पेशरों और जनता के बीच में समग्र बातचीत शुरू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फिर भारतीय मूल के किस व्यक्ति को BBC यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त हुए हैं समीर शाह, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। BBC की बात करें, अध्यक्ष रिचर्ड शार्प, स्थापित हुआ था 1922 में, मुख्यालय इसका लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। फिर 21 देश के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये है आपका अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए फिनलैंड में अफगानिस्तान के एक NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, और यह NGO अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ अधिकारों की रक्षा करता है। अफगानिस्तान की बात करें, राजधानी है काबुल, मुद्रा है आपकी अफगानी। फिर राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। ये राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान की बात करें, राजधानी है जयपुर, और गवर्नर है कलराज मिश्रा। फिर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबेक्स 2023 किन दो देशों के बीच में होना है या फिर हुआ है? तो ये हुआ है आपका भारत और वियतनाम के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। फिर है इसका आयोजन हुआ है हनोई में, संस्करण है इसका चौथा। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री तो ये बने हैं डोनाल्ड टस्क, ऑप्शन नंबर ए। पोलैंड की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में है, राजधानी है वार्सा, राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा, और मुद्रा है यहाँ की पॉलिस जलोटी। सियाचिन ग्लेशियर पर महिला मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है कैप्टन फातिमा वसीम, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए कैप्टन फातिमा वसीम की पोस्टिंग 15,200 फीट की ऊंचाई पर होगी, और वे फायर एंड फ्यूरी कोर की कैप्टन हैं। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स को आधिकारिक तौर पर 14वां कॉर्प्स कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर ये लेह में है। इनकी तैनाती चीन पाकिस्तान की सीमाओं पर होती है, साथ ही यह सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हैं। फिर वर्ष 2023 में इटली के सर्वोच्च सम्मानों में से एक द ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो ये है कबीर बेदी, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी अंडरग्राउंड प्रयोगशाला बनाई है? तो ये है आपकी कौन सी? ये है आपकी चाइना, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बेसिकली इसका उद्देश्य है कि जो डार्क मैटर के बारे में स्टडी करना, जो सबसे सुलझे रहस्य हैं उनके बारे में इसको जो है स्टडी करना है, और ये बनाई गई है चीन के सिचुआन प्रांत में। इस लैब की गहराई लगभग 1.5 मील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत का स्थान ये है आपका चौथा, ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये स्लाइड आगे पीछे आप ध्यान रखिएगा कि फंडिंग इंडेक्स में भारत जो है वो चौथे स्थान पर है, और वहीं अगर हम बात करें टॉप 3 देश तो ये अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना।
फिर जल शक्ति मंत्रालय ने जल इतिहास उत्सव का आयोजन ये कहाँ किया है? तो इसका जो है उत्सव का आयोजन ये किया गया है कहाँ पर? इसका नाम है आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जल विरासत स्थलों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और ये आम लोगों में स्वामित्व की भावना पैदा करना, पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ ऐसी विरासत संरचनाओं का जीर्णोद्धार करेगा। फिर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये हुआ है अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। तो इस स्टेशन को जापान की मदद से तैयार किया गया और ये स्टेशन गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। और इस बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड होगी 350 किलोमीटर प्रति घंटा और पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलेगी। फिर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर BR अम्बेडकर की 5 फीट 11 इंच लंबी मोम की प्रतिमा का अनावरण ये कहाँ किया गया? तो ये हुआ है जयपुर वैक्स म्यूजियम में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। तो ध्यान रहेगा 6 दिसंबर को जब महापरिनिर्वाण दिवस होता है उसी के मौके पर जयपुर में नाहरगढ़ किले के वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर BR अम्बेडकर के वैक्स म्यूजियम स्टैचू का अनावरण किया गया। ऊंचाई है इसकी 5 फीट 11 इंच और वजन है इसका लगभग 38 किलोग्राम। फिर है इसरो के आदित्य L1 मिशन में लगे किस इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीरें खींची है? तो ये है आपकी स्यूट ने। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फुल फॉर्म इसकी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। आदित्य L1 मिशन को भेजा था PSLV XL C-57 रॉकेट से, ये भी आप ध्यान रखोगे। फिर है भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है कंचन देवी। ऑप्शन नंबर ए। ICFRE की बात करें, फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। स्थापना हुई थी 1986 में। मुख्यालय इसका देहरादून उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है किस ओलंपियन खिलाड़ी को वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित 35वें जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है आपके मुरली श्री शंकर। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए लंबे कूद के ओलंपियन मुरली श्री शंकर को केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए 35वें जिम्मी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा ये की गई है, ध्यान रखेंगे। फिर दिसंबर 2023 में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ये की है इटली ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए इसे वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को स्थल और समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना। फिर रेलवे के सर्वोच्च पुरस्कार अति विशिष्ट रेल सेवा अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित हुई है प्रशस्ति श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए प्रशस्ति श्रीवास्तव उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में वाणिज्यिक प्रबंध के पद पर है और प्रशस्ति श्रीवास्तव के पायलट प्रोजेक्ट से मालगाड़ी के संचालन में समय की बचत के साथ ही वैगन से माल लोड करने और उतारने के लिए कन्वेयर बेल्ट पर बेहतरीन कार्य किया गया है। फिर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत का स्थान ये है कौन सा? तो भारत है इसमें 7वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए दुबई में आयोजित वैश्विक जलवायु वार्ता COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूची जारी हुई है और इस सूची में 70.25 अंकों के साथ भारत ने एक पायदान की बढ़ोतरी की है और पिछली बार जो है ये 8वें स्थान पर था और इस बार भारत है 7वें स्थान पर। इस सूची में पहले 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है और इस सूची में जो है सबसे पहले चौथे स्थान पर आता है डेनमार्क, फिर आता है एस्टोनिया और उसके बाद आता है आपका फिलीपींस। जारी करता है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। फिर एक केंद्रीय कृषि मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है अर्जुन मुंडा ने। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे के बाद में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री चुना है। छत्तीसगढ़ की बात करें, राजधानी है नया रायपुर। स्थापना हुई थी 1 नवंबर को 2000 में और मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय बीजेपी पार्टी से और राज्यपाल तो ये विश्वभूषण हरिचंद। फिर संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? इनका नाम है
मिसेल जराटे पोलामेक मेक्सिको से और सेबेस्टियन मावोरा केन्या से, यानी कि उपयुक्त ए एंड बी यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। तो देखिए पुरस्कार किस लिए दिया गया है, तो ये पर्यावरण वकालत के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए अवार्ड दिया गया है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्कूल शांतिगिरी दिव्या भवन कहाँ खुला है, तो ये आपका खुला है केरला में। और केरला में कहाँ, तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है और यह स्कूल एआई लर्निंग इंजन अमेरिका और वैदिक स्कूल में सहयोग से शुरू हुआ है। एआई स्कूल क्या है, तो भारत के पहले एआई स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। फिर अब भारतीय मूल की किस महिला उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया तो ये है मीरा चंद। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए मीरा चंद को यह पुरस्कार कलात्मक उत्कृष्टता और देश की कला और संस्कृति परिदृश्य को समृद्ध बनाने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। मीरा चंद के अलावा ये पुरस्कार सिंगापुर के उपन्यासकार सुचिन क्रिस्टीन लिम और मलय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार उस्मान अब्दुल हमीद को प्रदान किया गया है। फिर किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेत टैग ये दिया गया है, तो ये है मेघालय। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपना नया एआई मॉडल जेमिनी ये लॉन्च किया है, तो ये है आपका गूगल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं लाल दुहुमा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए मिजोरम की बात करें तो जो यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं लाल दुहुमा, ये जेडपीएम पार्टी से हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। राजधानी है आइजोल। राज्यपाल हैं इसके हरि बाबू गंगम्पति। लोकसभा सीट है यहाँ की 1, राज्यसभा सीट भी 1 है और विधानसभा सीट है यहाँ की 40। फिर टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है, तो ये हुई है टेलर स्विफ्ट। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने बच्चों की तस्करी से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो ये हुआ है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें आरपीएफएस यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज की, स्थापना हुई थी 1872 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक तो यह है मनोज यादव। फिर एक COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिस्ट 2.0 पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है, तो ये स्वीडन और भारत दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो लीड इट 2.0 पोर्टल का उद्देश्य ग्लोबल साउथ को क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निजात दिलाना है और लीड इट की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी, जिसमें 18 देश और 20 कंपनियां ये जुड़ी हैं। फिर 91वीं इंटरपोल महासभा ये कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है कहाँ पर, इसका सही आंसर है वियना ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 91वीं इंटरपोल महासभा ये हुई है वियना ऑस्ट्रिया में। इंटरपोल की बात करें फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1923 में। मुख्यालय लियोन फ्रांस में। अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी और सदस्य देश तो ये 195। फिर टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया है, तो ये हुए हैं लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। इन्हें टाइम पत्रिका ने 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर ये नामित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो FIBP फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल मेंस क्लब वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप ये हुई है बेंगलुरु में और ये पहली बार भारत में हो रहा है और इसका संस्करण ये है इसका 18वां। फिर पहला एशियाई रेंजर फोरम ये कहाँ पर हुआ है, तो पहला एशियाई रेंजर फोरम ये हुआ है आपका गुवाहाटी असम में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यह फोरम विश्व स्तर पर रेंजरों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सहयोग करने और समाधान प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत कहाँ की है, तो ये पहल की शुरुआत हुई है COP28 दुबई में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने COP28 में बंजर भूमि पर वृक्षारोपण के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट जनरेट करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक पहल ये शुरू की है।
वर्ष 2023 के लिए स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं जय शाह। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह। इन्हें सीसीआई स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड से स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर ये मिला है और ये सम्मान पाने वाले ये पहले व्यक्ति बने हैं भारतीय खेल प्रशासन में। और अभी वर्तमान में एशियन क्रिकेट काउंसिल के जय शाह ये अध्यक्ष हैं। यूनेस्को ने किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो ये क्या है? गुजरात ने। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, दिसंबर 2023 को दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना में यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक के दौरान गरबा नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है। गरबा नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत की 15वीं विरासत ये बन गई है। अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है दीपिका कौल। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है, जो कि पॉइंट NJ 9842 के उत्तर पूर्व में है। यही भारत पर और पाकिस्तान के बीच में नियंत्रण रेखा समाप्त होती है। पहली बार फीफा अंडर-17 पुरुष विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जर्मनी ने फाइनल में पेनल्टी पर फ्रांस को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। आयोजन स्थल है इंडोनेशिया। संस्करण है इसका 19वां। तो ये थे आपके टॉप 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर ऑफ मंथ दिसंबर। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट के 2 क्वेश्चन, जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए कि कौन सा शहर भारत का पहला AI शहर बनेगा? इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके अलावा PDF में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसको आप देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आपको मिल जाएगी। तो वेबसाइट है हमारी www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। आज के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।